की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ये अगली बार 400 पार। रही बात वही अभी आपने जो बात करी थी कि 140 करोड़ जनता को अगर वो अपना परिवार मानते हैं तो इस घटना पे भी उन्हें खेद जताना चाहिए था ना। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी से, सिर्फ एक लाइन का ट्वीट तो हो सकता था। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी को कहना चाहिए था ना, या मोदी जी की आर्मी को कहना चाहिए था, किसी को भी कहना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को भी नहीं कहा। तो कहाँ से फिर वो परिवार मानते हैं? आपके परिवार के सदस्यों के साथ ये इस तरह की हरकत हो रही है तो आपने क्यों नहीं इस बात को संज्ञान लिया? सीधी सी बात है बस। लेकिन सर 400 पार का नारा जो दे रहा है वो सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया में रुझान जो आ रहे हैं तो वो ये है कि 300 प्लस सीट मोदी जी को दिखा रही मीडिया भी। वो कब नहीं दिखाती मीडिया। आप आज 10 साल हो गए इस बात को होते होते लगातार, जब से मोदी जी सत्ता में आए। मीडिया जी ने मोदी जी के खिलाफ कोई खबर चलाई है? कभी भी कोई खबर चलाई है मीडिया ने मोदी के खिलाफ? बताता हूँ, मीडिया ने खिलाफ की मैं नहीं बात कर रहा। अभी 3 राज्यों में पीछे चुनाव हुए थे, मीडिया ने दिखाया ना कि इंडिया गठबंधन विपक्ष जीत रहा है। ये नहीं दिखाया, वहाँ पे भी बीजेपी को जिता रहा था। टक्कर चल रहा है, सब जगह चल रही थी। सारे एग्जिट पोल में यही दिखाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ जिता रही थी, एमपी जिता रही थी मीडिया। छत्तीसगढ़ जिता रही थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। छत्तीसगढ़ का उनको जबरदस्त भुलेखे में डाल के और छत्तीसगढ़ आपके हाथ से छीन लिया गया। वो जनता ने छीना है सर, मीडिया ने नहीं छीना। नहीं, वो जनता ने नहीं छीना, वो ईवीएम ने छीना साहब। अब इसी मुद्दे पे वापस आएंगे, आप कहोगे कि फिर ईवीएम कोरोना लेके बैठ गए। मैं इसी मुद्दे को बार बार उठाता रहूंगा। ये सब ईवीएम की कहानी थी और जिस वजह से परसेप्शन पहले से पहले बना दिया गया कि हाँ इस बार तो टक्कर में है। विपक्षी जो है वो चिंता मुक्त हो गए, विपक्ष के फेवर में खबर चला दिया, अरे चिंता ना कर, तुम तो जीते ही पड़े हो यार। वो आराम से निश्चिंत होकर बैठ गए और बाद में जब खेला हो गया, जमीन नीचे से खिसकी तो उन्हें पता चला कि ये हुआ क्या। यही परसेप्शन अब चलाया जा रहा है कि इस बार तो 300 पार है, 350 पार है, 400 पार है। पहले से पहले लोगों के माइंड में नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि बीजेपी इस बार 400 पार है, 400 तक जा सकती है। उसके बाद ईवीएम में हेराफेरी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो वो तो यही कहेंगे देखो हमने तो पहले ही कहा था जी 400 पार है, हो गए 400 पार, बात खत्म। सर आपका दिल नहीं तोड़ना चाहूंगा, लेकिन आप रोना रोते ही रहेंगे सर, क्योंकि राहुल गांधी भी नहीं बोलते हैं इसके लिए और कोई भी नहीं बोलता। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बोलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आवाज उठाई है, अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई है। और रही बात उनके कांग्रेस की, तो दिग्विजय सिंह लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं। कांग्रेस में ही उदित राज हैं, वो लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं। ऐसा थोड़ी कि ये मुद्दा नहीं उठ रहा, कोर्ट में भी मसला चल रहा है। नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है। भालू प्रताप में वकील उन्होंने डाली हुई है, महमूद प्राचा उन्होंने डाली हुई है। मुद्दा तो उठ रहा है ना लगातार कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि मुद्दा नहीं उठ रहा। मुद्दा ही उठता रहेगा सर, लेकिन बीजेपी फिर चुनाव जीत जाएगी 24। सर ये दुर्भाग्य होगा अगर इस बार भी बीजेपी चुनाव जीतती है, तो ये देश का दुर्भाग्य। भाग्य क्यों है सर? जनता तो वोट कर रही है ना। अब मैंने कहा ना, जनता अगर वोट कर रही होती तो फिर भाई साहब ये सड़कों पे जो बैठे हुए किसान हैं, ये क्या उन्हें वोट दे रहे हैं? हाँ, ये क्या उन्हें वोट दे रहे हैं? नौजवान सारी सड़कों पे ये उन्हें वोट दे रहे हैं? किसान सारी सड़कों पे ये उन्हें वोट दे रहे हैं? नहीं दे रहे। हर जगह से नौजवान परेशान, किसान परेशान, छात्र परेशान, महिलाएं परेशान, पुराने जो पेंशन धारक है वो परेशान, और जो सैनिक है जवान वो परेशान, जिन्होंने सैनिक सेना में अप्लाई करा था वो परेशान। लाखों करोड़ों की तादाद में आप देखो जनता परेशान है, तो इन्हें वोट कहाँ से मिल रहा है? ईवीएम माता की कृपा से मिल रहा है। ठीक है, मोदी जी बहुत बढ़िया नेता है, मोदी जी का जबरदस्त डंका बज रहा है। इस बार का चुनाव हमारे जैसे छोटे छोटे लोगों की बात समझ के आप मान लो कि हाँ जी इस बार का चुनाव हम बैलेट पेपर से कराएंगे। आपके अकेले ही क्यों बात मान लेना? 20 करोड़ जनता तो कम से कम बोले। क्यों नहीं बोलती सर? आप ये एक अकेले शर्मा जी की बात मानेंगे मोदी? नहीं, एक अकेले शर्मा जी की बात नहीं माने। चलो जंतर मंतर पे आपने देखा प्रदर्शन में हजारों लोग जुटे थे, लगातार बातें उठ रही है। हर राज्य में ईवीएम के बारे में बात उठती है, हर जगह बात उठ रही है। क्यों नहीं उठ रही सर? कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो मुद्दे को उठाना ही पड़ेगा ना। जनता उठा रही है, मैं अकेला नहीं उठा रहा, और लोग भी उठा रहे हैं। जंतर मंतर पे आप कवरेज करने गए थे, देखा था आपने, हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। ऐसा थोड़ी है कि मैं अकेला इस बात को कह रहा हूँ, दुनिया कह रही है इस बात को। तो और सीधी सी बात है, घपले आपके सामने ही आ रहे हैं। ईवीएम में जब भी कोई घपला पकड़ा जाता है, जब भी ईवीएम में चोरी पकड़ी जाती है, जब भी ईवीएम में हेराफेरी पकड़ी जाती है, बटन कोई दबाते हैं तो बत्ती जलती है कमल के फूल पे। उसे कह दिया जाता है कि ईवीएम खराब है, कोई बात नहीं हम ईवीएम बदल देंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि हर बार वो बत्ती कमल पे ही जलती है? नोटा पे क्यों नहीं जलती? बीएसपी पे क्यों नहीं जलती? हाथ पे क्यों नहीं जलती? आम आदमी पे क्यों नहीं जलती? किसी निर्दलीय पे क्यों नहीं जलती? हमेशा यही वीडियोस के सामने आते हैं कि बटन दबाया किसी और पार्टी का, बत्ती जली कमल पे। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब हेराफेरी है ना, बस। लेकिन सर अभी 100 रुपए और कम कर दिए गए सिलेंडर पे। बस वो क्या कहूँगा, सीधी सी बात है। चुनाव आ रहे हैं नजदीक, जैसे जैसे चुनाव आएंगे भी तो पेट्रोल के भी रेट डाउन होंगे। आप एक बड़ा पुराना किस्सा इस बारे में कि वो अक्सर ये सुनने में आता है, एक गांव में एक सेठ के यहाँ बेटी की शादी होने वाली थी। ठीक है जी, लोगों ने वहाँ पे मुखबरी कर दी, डकैतों को जो है वो खबर भेज दी कि यहाँ पे बहुत धन गड़ा हुआ है, आप जाके लूट लो। उसके बाद वो पहुंच गए, डकैत वहाँ पे लूटने गए। ठीक है जी, लूट लाट के वापस आए, उसने अपनी जो है बेटी की शादी एक्सटेंड कर दी कि चलो मेरा तो सारा लूट गया, कोई बात मैं अगली बार करूंगा। अगली बार फिर उसने जोड़ा जंगोड़ा इकट्ठा करा, उसने फिर लोगों में वहाँ पे 2-4 खबरी, तो उन्होंने फिर डाकुओं को खबर कर दी। तो डाकुओं की जो है बेइज्जती बहुत शुरू हो गई। अरे यार ये तो बड़े गलत डाकू हैं और ऐसे तरह से लूट के चले जाते हैं, बताओ बेटी की शादी है, घर में कुछ नहीं छोड़ते। तो उसने कहा ठीक है जी, वो खबर उन तक वहाँ पहुंची। तीसरी बार उसने सेठ ने फिर किसी तरह से अपना अरेंजमेंट करके बेटी की शादी करी, लेकिन डाकुओं ने उसे लूटना नहीं छोड़ा। वो तीसरी बार फिर आ गए। इस बार उन्होंने क्या करा, लूट के तो चले गए, जाते जाते बेटी का मंगलसूत्र छोड़ के चले गए कि नहीं ये मंगलसूत्र हम नहीं लेके जा रहे हैं। और उसके बाद जब वो डाकू सारा माल असबाब लूट के चले गए, उसके बाद जो उनके चमचे थे उन्होंने फैलाने देखा डाकू कितने बढ़िया थे, बेटी की शादी थी मंगलसूत्र छोड़ के चले गए, बेटी की शादी थी मंगलसूत्र छोड़ के चले गए। तो वही हाल हो रहा है। पिछले 10 सालों से सिलेंडर के रेट बढ़ा के 1250 तक पहुंचा दिए थे, तब आपको ध्यान नहीं आया। पिछले साल आपको बहनों का ध्यान है, आपने 200 रुपए कम कर दिया। अब आपको इलेक्शन सामने दिख रहे हैं, 2 महीने बाद आपने 100 रुपए कम कर दिए। आप लगातार 5 सालों तक आप खर्चे करते चले जाओ और आप कुछ लोग बोल रहे कि अच्छा किया, जो भी किया अच्छा किया, 300 रुपए कम हो गए।
ये वो बोलेंगे, वो तो बोलेंगे ही सर। उन्हें तो जब 1250 रुपए का था उनके लिए तब भी मास्टर स्ट्रोक था, जो बीजेपी के सपोर्टर है। जब किसान कानून लाए गए थे तब बीजेपी के सपोर्ट में लोग कहते थे किसान कानून आए बहुत अच्छा हुआ, मास्टर स्ट्रोक। जब वापस ले लिए गए तब भी उन लोगों ने यही बोला था बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक। तो उन्होंने तो लगातार यही बोलना है, उन्होंने लगातार कि जी अच्छा करा। पिछले 3 साल से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा रखे हैं तीनों कंपनियां। जब मनमोहन सिंह जी के जमाने में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते थे तो क्या कहा जाता था, सरकार इस पे फैसला क्यों नहीं ले रही, सरकार इस पे पैसे क्यों नहीं कम कर रही। तो मनमोहन सिंह जी ये बोलते थे ये काम तेल कंपनियों के हाथ में है, इंटरनेशनल मार्केट से रेट तय होते हैं। ठीक है जी, जब आप सत्ता में आए तब आपने कहना शुरू कर दिया हम तेल के दाम नहीं कम कर सके क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, ये तो तेल कंपनियां तय करेंगी। तब वो मनमोहन सिंह जी वो बात कहते थे तो उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, लेकिन तुम्हारी बात सुनी जाएगी कि तेल कंपनियां तय करेंगी दाम। अब तेल कंपनियां क्यों सुनिए, पिछले 3 साल में कोरोना काल के बाद से 100 रुपए के लगभग तेल चल रहा है, तीनों कंपनियां मिला के 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का प्रॉफिट कमा चुकी हैं। आज तक उन्होंने पैसा कम करा नहीं करा। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के डीजल के रेट कम हो चुके हैं, $60 पर बैरल है, उस टाइम $108 पर बैरल हुआ करता। उसके बावजूद भी तेल 70 रुपए मिलता था, पेट्रोल 70 रुपए मिलता था, डीजल 45, 48, 50 रुपए मिलता था, कम से कम 15 रुपए का दोनों में डिफरेंस था। आज डीजल पेट्रोल में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? जबकि $60 पर बैरल हो चुका है, उसके बावजूद भी आज तेल के दाम नहीं घटाए जा रहे। क्यों नहीं घटाए जा रहे? आप कहते हैं कि नहीं तेल कंपनी, और अभी 10 रुपए कम होंगे तो आप अखबारों में देख लेना मोदी जी ने 10 रुपए पेट्रोल में कटौती करी, तब वो कहाँ चली जाती है परसेप्शन, तब वो तेल कंपनियां पीछे हट जाती हैं। मोदी जी हर मन से दावा कर रहे हैं इस देश में सिर्फ मोदी की गारंटी चली, किसी पार्टी किसी में हिम्मत नहीं है कि हरा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोदी जी की गारंटी चलती है। मोदी जी की गारंटी भी आपको मैं बताता हूँ उदाहरण। मोदी जी की ईडी जो है, मोदी जी की ईडी, खुल के कहता हूँ मोदी जी की ईडी, हाँ जी मोदी जी की ईडी। मोदी जी की ईडी भी 12 तारीख को ना, पीछे 12 जनवरी को पश्चिम बंगाल में गई थी। तापस राय वहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, उनके यहाँ छापा पड़ा 12 तारीख को। उसके बाद वो जांच शुरू हुई। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो जांच वहीं की वहीं खत्म हो गई। ये मोदी जी की गारंटी है। मेरे खिलाफ बोलोगे ईडी भेजूंगा, ईडी भेज दी, आप प्रेशर में आ गए, मेरी पार्टी में आ जाओ, मामला खत्म, गारंटी है, फिर तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अजीत पवार का केस बंद कर दिया गया, छगन भुजबल का केस बंद कर दिया गया। ठीक है जी, ये मोदी जी की गारंटी है। आप भ्रष्टाचार कर लो, दूसरी पार्टी में रह के कर लो, लेकिन मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाओ, उसके बाद तुम्हारे को ना ईडी हाथ लगाएगी, ना आईटी हाथ लगाएगा, ना सीबीआई हाथ लगाएगी, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मोदी जी की गारंटी ये है। लेकिन विपक्ष में किसी ने आवाज उठाई तो अगले दिन उसके घर पे ईडी पहुंचना तय है। ये तो शुक्र है मैं बहुत छोटा व्यापारी हूँ, अगर मैं कोई बड़ा व्यापारी होता और मैं इस तरह से बोल रहा हूँ तो ज्यादा बोल रहे हैं, आपके घर पे ईडी पहुंचेगी। मेरे घर पे भी ईडी पहुंच जाती। हकीकत है ये बात। मोदी जी दावा कर रहे हैं विकसित भारत बनाना मेरा संकल्प है, 2047 तक विकसित भारत बनेगा। बिल्कुल जी, अच्छी बात है, विकसित भारत बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भी चाहते हैं भारत विकसित आए। लेकिन आपने देखा वर्ल्ड बैंक ने भी इसको भारत को विकासशील देशों में से भी तमगा हटा दिया। घाना, युगांडा, नाइजीरिया, इनके लेवल में रख दिया उसने हमें। हम विकासशील देश का टैग भी हट चुका है हमारे पे से, मालूम है? कहीं मीडिया में आपको नहीं मालूम चला होगा, अभी 2 दिन पहले की ये घटना है। अभी कल से वो थोड़ी सी लाइमलाइट में आनी शुरू होगी, अभी इसके ऊपर धीरे धीरे डिबेट होनी शुरू होगी। विकासशील देश का भी तमगा हट गया और आप कह रहे हो मैं विकसित भारत बनाऊंगा। आपके पास कोई रोड मैप है? आप भारत के विकसित भारत कब बनाओगे? जब आप लगातार भारत में कोई निर्यात की चीजें बढ़ाओगे, नई फैक्ट्रियां खोलोगे, नए कारखाने खोलोगे, निर्यात आप अपना बढ़ाना शुरू करोगे, जीडीपी बढ़ाओगे। जीडीपी आप बढ़ा रहे हो किस तरह से? कर्जा ले लेके। आपने जीडीपी अपनी बढ़ानी थी, जीडीपी आप बढ़ाओ, बिल्कुल हमें खुशी होती है सर अगर हमारा भारत बढ़ता है। हमें मोदी जी से, बीजेपी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरह की आज उनकी नीतियां हैं, देश को खोखला करने वाली। हाँ, तो पहले 10 पे था मनमोहन टाइम में, अब 5वीं हो गया है। बिल्कुल 5 में हो गया, लेकिन 10 जब था तब हमारे ऊपर विदेशी कर्ज कितना था? मात्र 55 लाख करोड़ रुपए। आज आप 5वें नंबर पे तो उसे ले आए, आपने विदेशी कर्ज कितना बढ़ा दिया? 150 लाख करोड़ और बढ़ा दिया। पिछले महीने आईएमएफ की रिपोर्ट आई है कि विदेशी कर्ज बढ़ा के 205 लाख करोड़ का कर्ज हमारे ऊपर चढ़ चुका है। आप कर्ज भाई साहब लिए जाओ, अपने लिए थोड़ी ले रहे हो, विकसित करने के लिए ले रहे हैं। विकसित करने के लिए, वो विकसित विकास दिखना है। आपने इतना मोटा कर्जा ले लिया, क्या आपको कहीं वो सड़कों पे, कहीं गाँव में, देहातों में, कहीं रेलवे में, किसी चीज में कहीं विकास दिखता है आपको? विकास हुआ कि नहीं भाई, ये बताइए। ये भाई साहब बोले हैं, बहुत अच्छी बात बोले हैं, बहुत ऐसा ही हो रहा है। जिस जो भाई ये बात बोले वही काम हो रहा है। सरकार चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब। किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस के आना चाहिए। क्या लगता है 10 साल कैसे रहे मोदी राज के? कुछ खास नहीं रहा। खास नहीं रहे, क्या बोलते?